अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है और हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो किस तरह से हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ रिलेटेड है। ठीक है? यानी रूह पहले बीमार होती है और बॉडी और मेंटल आपका जो दिमाग है वो उसे फ़ॉलो करता है। ठीक है? तो अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे अभी फ़िलहाल मुझे यानी नेक में स्टिफ़नेस फ़ील हो रही है, मुझे एक कान में सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है? या फिर इससे रिलेटेड इसी तरह से जैसे कुछ लोगों को लोअर बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाता है, अक्सर हमारा जैसे हाथ नम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल कॉज़ होता है। अस्थमा का भी सुना होगा आपने। अस्थमा उन बच्चों में होगा जिनकी ओवर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होगी, यानी इनका जो इनर बीइंग, इनकी जो सोल है ना, वो ज़्यादा ही हर चीज़ को सेंस करती है, ओवर सेंसिटिव है, ठीक है? तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि ये पूरी सोसाइटी का गिल्ट, अपने घर का गिल्ट या एनवायरनमेंट का गिल्ट अपने ऊपर ले लेंगे। ये तब होगा कि जब उनके एनवायरनमेंट में या उनकी सराउंडिंग में या उनके घर में या उनके स्कूल में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि सोल के अकॉर्डिंग नहीं है या जो गलत है। बेसिकली ऑब्वियसली सोल उसी चीज़ पे सर उठाएगी ना जो गलत होगा। तो वो हर चीज़ का जो ब्लेम कह लें या बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। और फिर क्या होता है, ये उनकी इरिटेशन, वो इरिटेट होते हैं उससे और फिर क्या होता है, छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहने को तो जी आइसक्रीम या कोल्ड वेदर वाज़ द रीज़न, बट द रियल कॉज़ या रूट कॉज़ इज़ समथिंग एल्स। ऐसे बच्चों को जब इनका एनवायरनमेंट चेंज होता है या स्कूल चेंज हो जाए या इनकी शादी हो जाए, यानी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जिसकी वजह से इनका ये जो अस्थमा स्टार्ट हुआ, ये एलर्जी, इनकी जो एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, वो जब चेंज होता है तो इनका अस्थमा भी ठीक हो जाता है। और फिर से कोई जब आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा, फिर से वो बटन प्रेस होता है और छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट इज़। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी टेंशन में होते हैं या हम किसी फियर में होते हैं ना, तो ये वाली जो फियर की एनर्जी है ना, सबसे पहले हमारे स्कैल्प को इफेक्ट करती है। तो स्कैल्प इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि वहाँ पे जो हेयर शाफ्ट्स होते हैं ना, वो स्क्वीज करते हैं। जब वो स्क्वीज करते हैं, टाइटली स्क्वीज करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं जिसमें से बाल निकलता है, जो आपका हेयर है, उसको ब्रीथ नहीं करने देते, वो सांस नहीं ले पाता। तो वट एवर थिंग विच कैन नॉट ब्रीथ या द थिंग दैट कैन नॉट ब्रीथ या दैट इज नॉट एबल टू ब्रीथ, तो इट डाइज आउट इवेंचुअली। तो होता क्या है कि फिर आपका बाल डेड हो जाता है और फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं एंड हेंस बाल्डनेस। इसी तरीके से अक्सर हमने देखा होगा कि एयर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, तो उनके साथ क्या होता है कि उन्हें एयर एक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कानों में अक्सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ये बचपन में लोगों को होता है। तो इसके पीछे रूट कॉज ये होता है कि उनके घर में कुछ ऐसा हो रहा है, उनकी फैमिली में या उनके एनवायरनमेंट में या उनकी सराउंडिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उनका जो इनर बीइंग यानी उनकी जो सोल है वो सुनना नहीं चाहती। अब बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत छोटे होते हैं, वो अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या एक्सप्रेस कर भी लें तो उन्हें सीरियस ही कौन लेता है। तो इस तरह से उनकी सोल किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि वो अ, आपको एयर एक स्टार्ट कर देगी कि ये चीज़ मैं सुनना नहीं चाहती, ठीक है? तो कानों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब बेसिकली सोल की पूरी लैंग्वेज होती है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में कहीं कुछ बर्न, कट या इवन के एक्सीडेंट या इवन कहीं भी पेन होता है ना, तो ये सोल की लैंग्वेज होती है कि सोल ये बता रही होती है कि मुझे ये नहीं चाहिए या ये चीज़ मेरी यानी मेरे मुताबिक नहीं है। सो दिस इज़ जस्ट अगेंस्ट मी। इसी तरीके से कुछ कपल्स में एक आधा पार्टनर जब इस तरीके से होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग होता है या वो हर वक्त बात करता रहता है, जस्ट टॉक्स एंड टॉक्स, या बहुत ज़्यादा चीखता है, तो इसका असर ये होता है कि वो जो दूसरा पार्टनर है, ठीक है, वो कब से सुन रहा होता है, ठीक है, कब से वो और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी सोल कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि वो उसकी सुनने की एबिलिटी कम कर देती है। तो अगर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा चीखता है ना, तो दूसरा पार्टनर विद टाइम डेफ हो जाता है। तो डेफनेस बेसिकली सोल का रिस्पॉन्स है कि मैं ये नहीं सुनना चाहती, या मुझे जब नहीं सुना गया
तो मैं भी नहीं सुनूँगी। तो वो लोग जिनको सुना नहीं जाता ना, तो उनकी सोल कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो उन्हें डेफ़ कर देती है या डेफ़नेस की फ़ॉर्म में अपने आप को रिस्पॉन्ड करती है कि जब तुम्हें नहीं सुना जा रहा, तो तुम भी मत सुनो, ठीक है? क्योंकि सोल किसी की गुलाम नहीं है, ठीक है? सोल एक सोल को तो पावर में रहने की या सोल को तो आज़ाद रहने की आदत है, मतलब वो एक फ्री बर्ड है, ठीक है? वो तो जैसे हमारी इस बॉडी में बेसिकली कैद है, तो वो बस उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि यार क्यों ये बंदा किसी के आगे झुके, या जिस बंदे की बॉडी में मैं कैद हूँ, तो क्यों ये बंदा किसी के आगे झुके, किसी कोई चीज़ बर्दाश्त करे। इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अक्सर आजकल बहुत कॉमन है कि छोटे बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है? तो या उनको आई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली इट हैपेंस इन द फैमिलीज़, या ऐसे बच्चों के साथ ये होता है जिनकी एनवायरनमेंट में या जिनकी फैमिलीज़ में कुछ ऐसा हो रहा हो, अ, या पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर का जो डर है ना, या सोल कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है जो वो देखना नहीं चाहती। तो सोल कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि वो आई साइट को कम कर देती है। यानी हमारे साथ पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर का डर, या हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, जब हम हमारे साथ हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो हम देखना नहीं चाह रहे लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, या फिर सोल यहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करती है कि वो साइट को कम कर देती है, ठीक है? अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा ग्रीफ में या बहुत ज़्यादा हर्ट में, या अक्सर बच्चों को बचपन में बुखार होता है, ठीक है? किसी एक ट्रॉमा या किसी आप समझ लें कि किसी बहुत इमोशनल ग्रीफ के बाद उनको उनके साथ ये होता है कि उनको ना फ़ीवर हुआ, ये फ़ीवर नहीं भी हुआ तो उनकी आई साइट लॉस होना शुरू हो जाती है, या नज़र ख़राब हो जाती है, या ग्लासेस लग जाती हैं। इसके पीछे कॉज़ क्या हुआ कि उनकी जो सोल थी ना, वो देखना नहीं चाह रही थी कि ये सब हुआ। मतलब उनकी सोल वो सब देखना नहीं चाहती थी। तो उसने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अगर सिंपल करके इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा सोरो, ऐसा ग्रीफ या ऐसा एक्सपीरियंस जो सोल करना नहीं चाहती, लेकिन वो हो रहा है, उसको रोक नहीं सकती, तो सोल क्या करती है कि वो आई साइट को डिफ्यूज़ कर देती है, ठीक है? यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज इस तरह से जाता है कि मुझे ये नहीं देखना, तो अब क्या होगा कि आपकी आई साइट वीक हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रही है, जब हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ से लाइक सेपरेट हुए, जुदा हुए, तो वो इतना रोए, एक गम और एक हेवी सॉरो या ग्रीफ की स्टेट में चले गए, और वहाँ पर उनकी कहा जाता है कि रो-रो के उनकी आँखें जो थी ना वो ब्लाइंड हो गई, ठीक है? एंड व्हेन ही मेट हज़रत यूसुफ, तो फिर उनकी आईसाइट वापस आ गई, बिकॉज़ दिस वाज़ कि सोल को सुकून मिल गया। तो ये हमारा जो स्पिरिचुअल बीइंग है ना अंदर का, जो हमारी सोल है, ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। जो उसे पसंद नहीं आता ना, तो वो फिर बॉडी को बीमारियों की सूरत में, या अगर उसके मुताबिक चीज़ें नहीं होती ना, या अगर आप किसी को की रूह तक उसको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो उस बंदे को आप एक बीमारियों की सेज पे बिठा देते हैं बेसिकली। या जब हम खुद अपनी सोल की नहीं सुनते ना, उसके अगेंस्ट चलते हैं, तो वो किसी न किसी डिज़ीज़ की फ़ॉर्म में हमारे सामने आती है। इसी तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, या कुछ ऐसे ही बैठे-बैठे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे कॉज़ क्या होता है कि दोज़ इंडिविजुअल्स हैव सम काइंड ऑफ गिल्ट, या व्हेनेवर दे डू समथिंग रॉन्ग, तो उन्हें सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आजकल की सोसाइटी में। इसके पीछे जो रूट कॉज़ है ना, आप देखेंगे कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो बहुत सारा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं। अब क्या होता है कि स्ट्रेस एक जगह पर ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है? तो उन्हें क्या होता है, आधे सर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसकी रूट कॉज़ भी यही है कि फ़ियर या स्ट्रेस में, या उनके मुताबिक कोई चीज़ ना हो, ठीक है? क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो क्या होगा, माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसी तरीके से साइनस का प्रॉब्लम मुझे खुद भी बहुत अरसे तक रहा। तो साइनस प्रॉब्लम्स जो है ना, यानी नेज़ल ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम होता है, और साइनस की अक्सर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये जो साइनस की प्रॉब्लम्स है ना, ये तब होगा, या ये ऐसे मसाइल तब दरपेश होंगे जब आपके ऑरा में या आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा
क्लोज इंडिविजुअल है, यानी इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर, यू कुड बी योर कोलीग, लेकिन और वो आपके करीब भी बहुत है, तो वो मतलब वो उसकी प्रेजेंस आपको इरिटेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर इट इज़ जस्ट, ये जो साइनस प्रॉब्लम है, दिस इज़ द वे ऑफ सोल टू से दैट आई एम बीइंग इरिटेटेड बाय दिस पर्सन, ठीक है। और अक्सर लोग होते हैं जिनका जो साइनस प्रॉब्लम है ना, वो किसी एक जगह जाकर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब उनको समझ नहीं आती, उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ मेरा ये जो प्रॉब्लम एग्रीवेट कर गया तो शायद मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है या मुझे कुछ स्टिमुलस मिला है, बट दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, के उनको किसी की जो प्रेजेंस है ना वो इरिटेट कर रही होती है। अब क्या होता है कि कुछ लोग हमारे बहुत ज़्यादा, हमें लग रहा होता है कि खैर ख्वाह है ना, लेकिन कभी-कभी ये कहा जाता है ना कि देयर आर सम कन्वर्सेशंस यू डू नॉट हैव हर्ड, एंड बहुत सी चीज़ें जो आपने नहीं देखी होती, लेकिन जो हमारा इनर बीइंग है, हमारी सोल जो है ना, वो तो ये सब जानती है और वो तो हर चीज़ डिटेक्ट कर सकती है। तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है फिर। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, जिनकी सुई एक ही जगह अड़ जाती है, जिन्हें कभी अपनी गलती नज़र नहीं आती, या जो एक ही जिनके सामने ना तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख होता है, ठीक है? और वो जो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, और कभी भी ऐसे लोग जो है ना, उन्हें मालूम भी हो जाए कि यहाँ पर मेरी गलती थी, तो कभी मानते नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा कि उनको नेक स्टिफनेस, नेक और थ्रोट के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अब जो हमारा जो थ्रोट चक्र है ना, ये हमारे एक्सप्रेशन के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई इस तरह की कुछ टैलेंट हो और वो उसे एक्सप्रेस नहीं करते, उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते, उनके साथ भी यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो एनर्जी स्टक कर जाएगी यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा जो थ्रोट चक्र है ना, वो उन लोगों के लिए भी थ्रोट थ्रोट चक्र में ना ये सब आ जाता है, ये हमारा थायराइड प्रॉब्लम्स, ये हमारा टॉन्सिलाइटिस वगैरह, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब ऐसे लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजारी हो, यानी उन्होंने अपने लिए कभी कुछ ना किया हो, ठीक है, यानी अपनी सारी लाइफ, जैसे अक्सर फीमेल्स होती हैं या मदर्स हैं, तो दे स्पेंड ऑल ऑफ देयर लाइफ टू और ऑल ऑफ देयर लाइव्स फॉर देयर फैमिली एंड ऑल, तो आप देखेंगे कि उनमें थायराइड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए गुजार देते हैं ना, यानी अपनी सोल के मुताबिक नहीं चलते, बस अपनी एनवायरनमेंट या दूसरों के लिए जो जीते हैं, और तो उनके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने अपनी एनर्जीज को तो एक्सप्रेस नहीं किया, तो यहाँ पे उन्हें नेक और थ्रोट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, हमारी जो आर्म्स है ना, वो हमारी कैपेसिटी और हमारी एबिलिटी से रिलेटेड है। इसी तरीके से जो हमारे जो स्टक इमोशंस होते हैं ना, जो चैनलाइज नहीं हुए, इट कुड बी सम गुस्सा, इट कुड बी सम सॉरो, एक आप दुख या ग्रीफ में आपने साल गुजार दिए, तो फिर आपकी नीज और आपके जॉइंट्स, या स्पेसिफिकली आपकी एल्बो जॉइंट जो है ना, वो इफेक्ट होगा, यहाँ पे आपको पेन फील होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं विद एज, उनके साथ ना ग्रेस्पिंग हैंड्स वाली मूवमेंट उनकी आ जाती है, ठीक है। इसके पीछे कुछ जो स्पिरिचुअल कॉज है वो क्या है कि वो सम काइंड ऑफ फियर ऑफ लॉस, फियर कि कोई चला जाएगा, फियर कि जो जो मेरे पास चीज़ है वो कुछ देर के लिए है, तो उनके अंदर उनका जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो ऐसे पकड़ी रखने वाला आ जाता है, यानी वो लेट गो नहीं करना चाह रहे, तो ये उनकी ग्रेस्पिंग हैंड्स वाली चीज़ आ जाती है फिर। तो दिस इज हाउ यू सी कि एवरीथिंग इज लिंक्ड, किस तरह से हमारी जो हर चीज़ का जो रूट कॉज है, या जो मतलब जिसकी जो जड़ है ना, वो ये रूह की बीमारी है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे यू हैव हर्ड दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, जहाँ पे आपको आपके हाथ में ऐसे मतलब पूरा मतलब नमनेस फील होगी, टिंगलिंग सेंसेशन, पेन फील होगी, जो आपकी एल्बो तक जाती है। इसके पीछे कॉज ये होता है कि हमारी बॉडी में ना स्टोर्ड एनर्जी है। अब वो उसी तरीके से जैसे मैंने बोला पहले कि इट कुड बी सम ग्रीफ, और इट कुड बी सम सोरो, इट कुड बी सम समथिंग लाइक यू फील लाइक यू हैव, कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ, आप बेहतर डिजर्व करते थे, आप भी सबकी तरह डिजर्व करते थे, ठीक है। यानी आपको तकसीम, जो यूनिवर्स की तकसीम है, उस पर आपको एतराज़ है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपको आपके अंदर स्टोर होगी, और आपने इसे चैनल नहीं किया, यानी आपने भी सरेंडर नहीं किया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये हमारे
फिर आपकी जो नर्व्स हैं, हाथ की नर्व्स हैं, उन पे कंप्रेशन, उनको सप्रेस करती है। तो फिर आपको ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आपको पेन वगैरह फ़ील होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमें फिंगर और ये जो हमारी हैंड है ना, इसमें ज़्यादातर फिंगर, मिडल फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर, इसमें हमें पेन फ़ील होता है। तो ये जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़रा बेहतर तरीके से इसे बता भी सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब जिन लोगों को अच्छा, बैक प्रॉब्लम्स जो है ना, वो उन लोगों के साथ होंगे जिनको इस तरह का डर होगा ना कि हमारे पीछे किसी की बैक नहीं है, यानी हमें किसी की इमोशनल सपोर्ट नहीं है, या हमें हमारे पीछे कोई नहीं है, या जिन्हें बहुत कोई सिवियर धोखा मिला हो कभी लाइफ में, जिसे कहा जाता है ना कि पीठ में छुरा घोंपना। तो ऐसे लोगों को, जिनकी पीठ में कभी छुरा घुंपा हो, या फिर जो क्या कहते हैं, जिन्हें ये लगता हो कि हमारी बैक नहीं है, मतलब, या जिन्हें ये लगता हो कि हमारी कोई इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है ना, हमारी तो बैकबोन ही नहीं है, तो उन्हें फिर बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। हर चीज़ का ताल्लुक तवक्कल से है वैसे, अगर आप देखें। इसी तरह से वो लोग जिनको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या यानी फियर होता है कि जैसे मेरे पास कुछ है नहीं, मेरा जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे चलेंगे, ये सब चीज़ें ना, तो उन्हें फिर लोअर बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमें पता है कि जो हमारा लोअर बैक एरिया, यहाँ हमारा सोलर और सैक्रल चक्रा जो है ना, दीज आर सिचुएटेड। तो हमें पता है कि ये हमारे इमोशंस और फाइनेंसेस के साथ रिलेटेड है। तो जब हमारी इधर एनर्जी स्टक करती है ना, इधर इधर हमें पेन होता है ना, तो इसके पीछे हमारा ये वाला फियर है कि हमारे पीछे कोई है नहीं, या हमें पैसे के ना होने का फियर है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मेरा अपना ही भाई था, उसे लोअर बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट था, इंजेक्शन पे इंजेक्शन उसने लगवा लिए जी, डिस्क में कोई मसला है एंड ऑल। इंजेक्शन लगवा के थोड़ी देर आराम मिलता था, फिर एक टाइम आया इंजेक्शन से आराम भी नहीं मिला। तो व्हाट वाज द रूट कॉज, यही कि वहाँ पर सोलर और सैक्रल चक्रा का प्रॉब्लम था। ठीक है, वहाँ पर देयर वाज अ हिडन फियर, फियर ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द मनी टू द फैमिली, और इट कुड बी कि कैसे मैं पैसा लाऊंगा, या फिर मेरे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो सब खुद ही करना है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी फिर इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। यानी हमारी जो सोल है ना, वो हमें हर तरह से बता रही है यार यहाँ मसला है, अब यहाँ पे तुम सही करो अपने आप को। इसी तरह से वो लोग, स्पेसिफिकली फीमेल्स भी हो सकती हैं, जो बहुत ज़्यादा सप्रेसिव एनवायरनमेंट में रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें लंग्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सोल का एहतजाज है कि भाई, जहाँ पर मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, यहाँ मुझे गुलाम बनाया जा रहा है, या मुझे सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं सांस ही नहीं लूंगी। तो उन्हें फिर लंग्स के या ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि स्मोकर्स होते हैं या एम्फाइजीमा होता है ना, तो आप जितना मर्जी इन लोगों को कह देंगे, जो स्मोकर्स होते हैं, कि तुम यार सिगरेट छोड़ दो, डरा दो इनको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं डरते, क्योंकि यहाँ कॉज ही डिफाइन नहीं किया ना आपने। कॉज क्या है कि स्मोकर्स या फिर ये जो जिनको भी एम्फाइजीमा होगा ना, कि बेसिकली सोल का एक तरीका है टू से कि आई डिनाई दिस लाइफ, आई डू नॉट वांट टू लिव। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द पॉइजन इनसाइड, लाइक स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ पे आप इन्हें जितना मर्जी डांट लो, जितना मर्जी समझा लो, आप कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थॉट पैटर्न और बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो मदर्स अपने बच्चों को ना ओवर मदर करती है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की आप समझ लें कि बैलेंस होता है, और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वो मदर्स जो अपने बच्चों को, या अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर मदर करती है ना, तो वो फिर अक्सर उन्हें कैंसर हो जाता है। कैंसर के कॉजेज़ में डीप रिजेंटमेंट भी आती है। ठीक है, बहुत कोई सॉरो होना, किसी एक ऐसी चीज़ का होना जो आप किसी को बता ना सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा ऐसा गिल्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हर्ट, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो कैंसर का हमें सबको ये तो पता है ना कि फिजिकल इरिटेशन इज वन ऑफ द कॉज, बट कैंसर कुड बी आइदर ड्यू टू फिजिकल इरिटेशन, और मेंटल इरिटेशन, और इट कुड बी सम स्पिरिचुअल इरिटेशन। अक्सर बच्चों के साथ या अक्सर बड़ों के साथ भी ये होता है कि जब उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, या कभी कोई एग्ज़ाम होता है ना,
तो उन्हें जो है ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फियर, इसके बिहाइंड जो कॉज है ना, दैट इज कि दे आर फ्राइटेंड और दे आर अफ्रेड, देयर इज अ फियर बिहाइंड इट, क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह। इसी तरीके से जब कोई डीप किसी को हर्ट किया जाता है ना, तो उसे ब्लैडर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के साथ ना लेग और फीट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इट कि अब जो अब ना जिंदगी में कुछ आगे जाने के लिए रहा नहीं। बेसिकली दिस इज द वे ऑफ सोल सेइंग दैट आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड। सो वो लोग जिनके पास आगे लाइफ में करने का कुछ नहीं होता ना, तो उन्हें लेग्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों की जो जिंदगी है, या बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि दे आर वेरी इंथुजियास्टिक, मतलब उनके अंदर जिंदगी की एक चमक होती है, इसलिए आप वो बैठते नहीं है, वो भागी फिरते हैं हर वक्त। उन्हें हर होता है हम हर वक्त खेलें, कुछ ना कुछ करते रहें। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होती है, और फिर जैसे आप ज़्यादा एज में चले जाते हो, ठीक है, तो फिर देयर इज़ अ टाइम के व्हेन यू डोंट हैव एनी वेयर टू गो, और यू जस्ट डोंट वांट टू गो। तो ये आपकी सोल ये कह रही है कि अब बस। तो फिर क्या होता है कि यू जस्ट डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड्स, तो आपको फीट और आपको लेग्स के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को ओवर थ्रेटेंड फील करते हैं, या उन्हें लगता है ना कि हमारी पावर हमसे कोई ले लेगा, और दे हैव द फियर ऑफ ओवर एम्पावर्ड बाय समबडी, या उन्हें कोई कंट्रोल कर लेगा, तो उन्हें स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे एक्सीडेंट्स भी रिलेटेड है, ठीक है। जब आपके अंदर कोई स्टोर्ड एंगर होता है ना, यानी आपको किसी एडल्ट मेंबर पे, फैमिली मेंबर पे, या जिसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, या आप ये समझ लें कि किसी अथॉरिटी फिगर पे जब आपको गुस्सा है, तो वो आप निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोल इरिटेट होती है, फिर वो एंगर एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा, आप चैनलाइज भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको एक्सीडेंट की फॉर्म में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पॉइंट इज के ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि चैनलाइज जब नहीं होगी ना, तो ये इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सो एक्सीडेंट तब होता है व्हेन यू आर एंग्री एट समथिंग और समबडी, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। आप यू वांट टू जस्ट वांट टू हिट समबडी, बट यू आर नॉट एबल टू, तो फिर आप खुद हिट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ। और इसी तरह बर्न्स होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि डिग्री ऑफ डैमेज जो है ना, वो डिपेंड करेगी कि आपका गुस्सा किस हद तक था। इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जैसे जब आप अपना हाथ जला लेते हैं, या कुछ ना कुछ जल जाता है, ठीक है, दैट इज बिकॉज दिस इज ऑल्सो द सप्रेस एंगर दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो देखा होगा आपने अक्सर ओवन में बेक करते वक्त आपका हाथ जल जाए, या गर्म करते हुए कोई चीज़ आपका हाथ जल जाए, या इस्त्री करते वक्त, आयरनिंग करते वक्त आपका हाथ जल जाए, ठीक है, इट कुड बी समथिंग एल्स। तो ये आपका एक स्टोर्ड एंगर है, जो कि चैनलाइज नहीं हुआ, तो उसने अपने आप को इस तरह से जाहिर किया। अच्छा, इसी तरीके से एनोरेक्सिया बुलिमिया का आपने नाम सुना होगा, कि इसमें भूख ही नहीं लगती, दिल ही नहीं करता कि कुछ खाया जाए। ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी फैमिली में कोई ओवर क्रिटिकल पेरेंट हो, या उनका कोई ओवर क्रिटिकल कोलीग हो, या उनका कोई ओवर क्रिटिकल फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर कोई भी उनके एनवायरनमेंट में जिससे वो बड़ा लेते हैं ना, जिसको बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ उन्हें ओवर क्रिटिसाइज किया जाए। और आजकल के दौर में तो ये जो ऑब्सेशन का फैशन और मीडिया इंडस्ट्री का जो एक फैशन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इन इधर लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि इस तरह इन सर्टेन वे में आपने दिखना है, ठीक है, और अगर आप इस सर्टेन वे में नहीं दिखते तो यू आर अगली। तो ये बेसिकली उन लोगों के साथ होता है, यानी ये जो एनोरेक्सिया बुलिमिया है, ये उन लोगों के साथ होगा जो अपने आप से खुश नहीं है, दे हेट देमसेल्व्स, दे नॉट सेटिस्फाइड विद देम। और पीछे रीज़न या पीछे कॉज क्या होगा, कि ये जो बढ़ती हुई हमारी मीडिया सोसाइटी के ये जो खूबसूरती के पैरामीटर्स हैं, और इट कुड बी योर ओवर क्रिटिकल फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड, और यू आर इन सम रिलेशनशिप जहाँ पे आपको ओवरली क्रिटिसाइज किया गया। तो फिर उसमें आपकी सोल बीमार पड़ जाती है, और फिर आपका कुछ
खाने को या चीज़ें एंजॉय करने को दिल नहीं करता, ठीक है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो एजेड फैमिली मेंबर्स हैं या एजेड ना भी हों, या आजकल तो ये ट्रेंड भी है ना ये क्रिटिसाइज़ करने का। जिन लोगों के अंदर इस तरह की ख़सलत होती है ना कि वो लोगों को ओवर क्रिटिसाइज़ करते हैं या हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उन्हें आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? आर्थराइटिस इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अब इसमें होता क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि व्हाटएवर यू पुट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। यानी जो भी आप किसी को दे रहे हैं वो आप किसी को नहीं दे रहे, बल्कि आप वो अपने आप को दे रहे होते हैं, ठीक है? तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, तो वो बंदा जिसे आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से हर्ट हो रहा है, या आप समझ लें कि वो नेगेटिव इमोशन स्टोर कर रहा है, ठीक है? या वो सबकॉन्शियसली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है? यानी जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसका वो अनकॉन्शियसली वो जो क्रिटिकल एनर्जी है ना वो आपकी तरफ भेज रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी है। ये नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में एंटर करेगी, आपका ऑरा ब्रेक करेगी, और जो आप उनको जो क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो आप अपने ऑरा में ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना ये इनवाइट कर रहे हो। ये एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है जाके आपके जॉइंट्स में, एंड जॉइंट्स गेट इन्फ्लेम्ड और हेंस आर्थराइटिस। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना डाइट्स का, ठीक है जी? लोग ओवरवेट हो रहे हैं, हेल्दी डाइट करें वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ओवरवेट या ये जो बहुत ज़्यादा वेट जो लोग पुट ऑन कर लेते हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न होती है कि उन्हें कोई इंटरनल फियर होता है, कोई इनसिक्योरिटी होती है, वो किसी फ्राइटनिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है? तो उसमें वो जस्ट बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कुछ और कुछ खा लिया तो उन्हें जिससे जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उन्हें एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, ठीक है? या फिर कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं भी खाते फिर भी दे पुट ऑन वेट ना। सो इसकी रीज़न यही है कि उनका इंटरनल फियर और कोई इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है? तो वो जो उनका फियर है वो एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन उनकी ऑरा के अराउंड बिल्ड कर देता है, और वो जो लेयर है ना प्रोटेक्टिव लेयर, तो वो फिर ओवरवेट के तौर पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो है ना डाइट कंट्रोल करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी थिंकिंग की डाइट पे जाएं, यानी नेगेटिव थिंकिंग्स या नेगेटिव थॉट्स की डाइट की जाए। तो बेसिकली जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है ना वो हमें बेड ऑफ डिजीजेस पे ले जाती है, और हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है इट कैन इवन क्योर कैंसर। सो सोल की लैंग्वेज होती है, यानी हमारी बॉडी में कोई भी मसला है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी मसला है, या जहाँ पर आपका जो इनर बीइंग है यानी सोल जो है आपकी वो सेटिस्फाई नहीं है ना, तो वो फिर अपने आप को प्रेजेंट करती है किस तरह से कि वो बीमार हो जाती है, और जब वो बीमार होती है ना तो बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है? इट कुड बी बाल्डनेस, कैंसर, और सम वेट, एरेक्स, सर में दर्द, गर्दन में दर्द। तो यहाँ पर आपका जो इनर बीइंग यानी जो सोल है ना वो बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि कोई मसला है, इसको ठीक करो। लेकिन हम इतने बिजी होते हैं कि हम अपना सबकॉन्शियस माइंड और अपना जो रूह है उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो फॉर अ हेल्दी लाइफ एक हेल्दी सोल की ज़रूरत है, और एक हेल्दी सोल जो होती है ना फिर वो अनहेल्दी बॉडी में नहीं रहती, या एक अनहेल्दी माइंड के साथ नहीं रह पाती।